ओके डियर माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज फ्रीडम मूवमेंट का आप लोगों का लास्ट क्लास है। 2 वर्ष की यात्रा है, स्वतंत्रता और विभाजन। बड़े खट्टे दर्द के स्वाद हैं, खुशी भी है, गम भी है, उत्साह भी है, मातम भी है। तो देखते हैं 45 से 47 के बीच। कल हमने बेवेल योजना पर आपको छोड़ा था, याद होगा। 5 क्वेश्चंस आप लोग वेट कर रहे होंगे माय स्टूडेंट्स। पहले 5 क्वेश्चंस मैं कर देता हूं। अंकुर बी फास्ट। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। ए, यह आंदोलन अहिंसक था। बी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सी, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। डी, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कहीं आप लोग मिस तो नहीं कर जाओगे। कोशिश करो। राइट, राइट। ये बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं कर सका, जबकि श्रमिक वर्ग बॉम्बे में इतना बड़ा कांड किया। ओफ हो, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड है, एक्सेलेंट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। बी फास्ट। बच्चों का डी आ रहा है। डी। ओ वाह, गुड, एक्सीलेंट, गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बी। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार किया। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार किया। एक, वह पाकिस्तान के मुद्दे पर स्पष्ट आश्वासन चाहती थी। दो, वह केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के साथ बराबरी के स्तर पर सरकार का गठन चाहती थी। यहां केवल एक होगा, यह मुद्दा नहीं था। वो पाकिस्तान के मुद्दे पर स्पष्ट आश्वासन चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र क्यों दिया। एक, सरकार ने युद्ध में भारत को शामिल करने से पूर्व भारत में जनमत संग्रह नहीं कराया। दो, सरकार ने पृथक निर्वाचन को समाप्त नहीं किया।
बोलो। द्वितीय विश्व के आरंभ होने के पश्चात कांग्रेस ने त्यागपत्र क्यों दिया? सरकार ने युद्ध में भारत को शांत करने से भारत में जनमत संग्रह नहीं कराया। दूसरा, सरकार ने पृथ्वी को समाप्त नहीं किया। मतलब उपयुक्त में कोई नहीं, जनमत संग्रह कराने की बात नहीं थी। डीआर है, जनमत संग्रह कराने की बात नहीं, सिर्फ अनुमोदन लेने की बात थी, और ना ही निर्वाचन को समाप्त करने की बात थी। तो दोनों गलत हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। 5, लॉर्ड लिलिस्को ने 1942 के ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। अंकुर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। बी फास्ट माय स्टूडेंट्स। क्रैश कर रहा है, नरेंद्र से पूछिए नहीं क्यों क्रैश कर रहा है। मैं स्टूडेंट्स इसमें कोशिश तो मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है। लॉर्ड लिलिस्को ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ये इसमें ए ही करना पड़ेगा माय स्टूडेंट्स, इसमें ए ही करना पड़ेगा। हालांकि बी लगता है, तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम लोगों की गलती इसमें नहीं है। बी ऐसा प्रतीत होता है बी है, लेकिन इसका उत्तर ए ही होगा। दैट्स बेटर। तो माय स्टूडेंट दिस इज द आंसर। अब चलिए, हमने कल यह हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग आ गए इस 2 वर्ष में। भारत छोड़ो को प्रेरित करने वाले कारक, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन, स्वतंत्रता की ओर और मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में जिन्ना का बढ़ता हुआ प्रभाव, विभाजन की ओर। अब माय स्टूडेंट्स, जस्ट वी आर मूविंग हियर। हम लोग स्वतंत्रता को भी देखेंगे, विभाजन को भी देखेंगे। चलिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आते हैं। आपको यहां पर सूचना मिलती है ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। अब ब्रिटिश साम्राज्य का क्यों पतन हो गया, और इसको आपने पढ़ा होगा, भारत में निम्न स्तर तक राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार, आजाद हिंद फौज के मुकदमे और MS खान, कैबिनेट मिशन योजना, प्रांतों का समूह, इटली की सरकार, भारत घोषणा, माउंटबेटन का आगमन तथा माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता। आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिक्की बर्ड प्लान, विभाजन की ओर, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अंतरिम में मुस्लिम लीग के द्वारा बाधा उपस्थित करना, जून 1927 माउंटबेटन प्लान। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने किया होगा। विभाजन के कारणों को जानने से अधिक जानना प्रभाव है, प्रभाव पर मैं कल चर्चा करूंगा। और आज इतनी चीजें, इतने इशू आपके सामने हैं जो आपको पूरे करने हैं। चलिए, हम आपको ले चलते हैं। देखिए, आज कल से ठीक है, मतलब पूरी तरह ठीक तो नहीं बच्चे, लेकिन कल से ठीक है, और हम काम करने में सक्षम हैं। और हम आप लोगों को आज ये नहीं होने देंगे, बल्कि कहीं भी
हमारी तरफ से कोई कमी समझने में नहीं होगी। आप लोग समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं हो रही है ना। और मैं मैटर पहले दे देता हूं, उसको 2 बार पढ़ना है, एक बार क्लास अटेंड करने से पहले और दूसरी बार क्लास अटेंड करने के बाद। तो फ्रॉम टुमारो यू आर जस्ट सपोज टू 2 बार पढ़ना है। तो चलिए, अब पहला मुद्दा आता है भारत छोड़ने को प्रेरित करने वाले कारक, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन उधर मुस्लिम बहुल प्रांतों में। और चलिए पहले मैं आपको ये चीजें बताता हूं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहा जाता है कि ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया परंतु अपने साम्राज्य को हार गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया परंतु अपने साम्राज्य को हार गया। भाई क्यों? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश, मतलब क्यों, जैसे आप यहां पर देखते हो कि स्वतंत्रता की ओर भारत छोड़ने को प्रेरित करने वाले निर्णय, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। तो देखो, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया। ब्रिटिश एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उसका डिक्लाइन हो गया। और एक मैं बड़ी बात आपको बताऊं कि ब्रिटिश जो भारत में टिके हुए थे, तो ब्रिटिश को भारत में टिकने का कारण यह था कि ब्रिटिश को भारत से रेगुलर इकोनॉमिक आमदनी होती थी। कैसे? तो यहां से जो धन की निकासी होती थी या गृह व्यय के रूप में, आपको याद होगा होम चार्जेज के रूप में एक बड़ी रकम इंडिया से ब्रिटेन जाता था। मैंने आपको समझाया हुआ था कि भारत का जो से लिया गया जो सरप्लस था, जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन का भारत से व्यापार होता था, उसमें ब्रिटेन को सरप्लस मिल जाता था, और ब्रिटेन का शेष विश्व से व्यापार होता था, उसमें ब्रिटेन को घाटा होता था। तो भारत से मिलने वाले सरप्लस से ही ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ उसका व्यापार होता था, उसका घाटा पूरा करता था। अब उसके साथ बात उल्टी हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने भारत से इतना कर्ज ले लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो भारत से कर्जदार बन गया। तो भारत का कर्जदार बन गया, तो वो अब नौबत ये आ गई कि यहां से रकम ब्रिटेन जाने के बजाय ब्रिटेन से भारत रकम आने की बात हो गई। तो जिस समय भारत से मिलने वाला जो आर्थिक लाभ है, वह आर्थिक लाभ ब्रिटेन का कम हो गया, तो ब्रिटेन को भारत में रहने की आकांक्षा ही समाप्त हो। एक तो यह फैक्टर है। एक फैक्टर मैंने और बताया है जो आपको इसमें मिला होगा शायद पढ़ने में। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ही ब्रिटिश का सैनिक मुख्यालय था, जहां से ब्रिटिश संपूर्ण एशिया में युद्ध का संचालन करते थे। इसी क्रम में ब्रिटिश ने भारत में 25 लाख सैनिकों की एक बड़ी सेना खड़ी कर दी थी और तोपखाना एवं अन्य विभागों को ही मजबूत बनाया था। इस कारण अब भारत स्वयं ब्रिटेन से भी अधिक ताकतवर हो गया था, इसलिए भारत पर शासन करने का ब्रिटिश औचित्य समाप्त हो गया। मतलब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक स्कॉलर है, उनका जो नाम है वो है जस्ट सम राघवन है, अभी याद आ जाएगा। उन्होंने एक बुक लिखी थी एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हुआ था क्या, उसी से मैंने ये पॉइंट निकाल के आप लोगों को दिया है। श्रीनाथ राघवन है, उनका नाम है श्रीनाथ राघवन, बहुत अच्छे ऑथर है। तो उन्होंने एक पॉइंट बताया था। उन्होंने कहा था कि एक्चुअली हुआ क्या कि जब द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन लड़ रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का तो एक बड़ा मोर्चा आपका एशिया प्रशांत था ना, क्योंकि जापान यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया हुआ था। एक यूरोप था, तो जर्मनी, दूसरा जापान। तो उसको एशिया में युद्ध को बहुत अच्छे ढंग से, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो एशिया में प्रसार नहीं हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उधर ही कंक्लूड हो गया। यहाँ पर तो जापान ने उसको एक एशियाई वॉर बना दिया था, एशिया प्रशांत क्षेत्र का। तो ब्रिटेन को जो भारत में, जो भारत उसका केंद्र था, वो पूरे एशिया का युद्ध संचालन भारत से कर रहा था। इसी में उसने 25 लाख रंग रूटों की बहाली कर दी थी, 25 लाख सोल्जर्स का। इंडियन तोपखाना को भी काफी बड़ा बना दिया था। तो श्रीनाथ राघवन कहते हैं
कि जब भारत से ब्रिटेन को अब नौबत यह आ गई कि सेकेंड वॉर समाप्त हो गया तो 25 लाख के सैनिक को डिमोबिलाइज कैसे करे, वो तो उनकी जान पर पड़ी हुई थी। और 25 लाख सोल्जर्स इंडिया के पास था तो इंडिया बहुत ताकतवर हो गया, ब्रिटेन से भी ताकतवर हो गया, आर्टिलरी भी मजबूत हो गया। तो अब किस मुंह से वो भारत में रुकते, भारत से तो कमजोर हो चुके थे। तो दिस वॉज द वन फैक्टर, इसको अब किया गया। और भारत में निम्न स्तर तक राष्ट्रवादी चेतना पहुंच चुकी थी। अब इसका सबसे बड़ा नतीजा तो आप देखते हो कि एक तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आपने देखा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तो निचले स्तर तक गांव-गांव में मूवमेंट फैल चुके थे। और 1945 में जब आजाद हिंद फौज का मुकदमा चला तो इसमें ट्रेड यूनियन और श्रमिक आंदोलन की घटनाओं को 1945-46 के बीच तेजी आ गई थी, इतना तक कि 1945 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने सरकार को स्वतंत्रता की मांग की थी। दूसरी तरफ 1946 में बंगाल में होने वाले बंगाल में एक तेभागा किसान आंदोलन हुआ था, तो 1946 में होने वाले तेलंगाना किसान आंदोलन, ये भी किसान आंदोलन हुआ था, ने भी ब्रिटिश को भयभीत कर दिया और ये संकेत दे दिया कि भारत में शासन करना उनके लिए बड़ा कठिन होगा। नेक्स्ट वन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख स्तंभ सेना और पुलिस में भी राष्ट्रवादी चेतना घर कर गई थी, इतना तक कि सिविल सेवा जैसा इस्पाती ढांचा भी टूट चुका था। अब आजाद हिंद फौज की बात यहां पर आती है। देखिए, एक्चुअली मैंने आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस के बाद वो कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। तब उन्होंने एक संगठन बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, और लेकिन वो बंगाल के अभी भी प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और इधर वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय समिति के केंद्रीय समिति के में एक मेंबर थे, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में कार्यकारिणी के मेंबर थे। और मैंने आपको बताया था कि सुभाष और वल्लभ भाई पटेल में पहले से ही 36 का आंकड़ा चला आ रहा था। तो हुआ ऐसा कि सुभाष चंद्र बोस ने एक प्लान किया, जिस प्लान के तहत यह था कि अब हम एक आंदोलन आरंभ करने वाले हैं, और वह आंदोलन हमारा बंगाल में हम एक लोकल स्केल पर कोई आंदोलन वो छेड़ने वाले थे। और ये सूचना मिल गई वल्लभ भाई पटेल को, तो वल्लभ भाई पटेल ने उनको निशाना बना लिया और वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के माध्यम से एक आदेश जारी करवा दिया कि कोई भी कांग्रेस की प्रांतीय कांग्रेस बिना अखिल भारतीय कांग्रेस की सहमति के क्षेत्रीय स्तर पर भी आंदोलन आरंभ नहीं कर सकता। तो सुभाष को सीधा पता चल गया कि यह वल्लभ भाई पटेल का ही गेम है और वल्लभ भाई पटेल ने हमें निशाना बनाया है। तो सुभाष ने इस पर वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अगेंस्ट में कुछ खुला बयान दे दिया। इस पर क्रुद्ध होकर वल्लभ भाई पटेल की पहल पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने उनको बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैक कर दिया और 3 वर्ष के लिए कांग्रेस की सदस्यता भी उनसे छीन ली गई। अब सुभाष का तो रास्ता, मतलब वैसे भी तुम देखो कि भारतीय राजनीति में वो कांग्रेस से एक तरह से विलग ही हो चुके थे फॉर टाइम बिंग। उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका इरादा देखकर ब्रिटिश को लगा कि यह कहीं ऐसा न हो कि कुछ न कुछ इसके दिमाग में कोई गेम चल रहा हो, तो पहले उनको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहा कि अगर ब्रिटिश हमें गुलाम बनाएगी तो हमारे शरीर को गुलाम बना सकती है, आत्मा को नहीं। मैं इस आत्मा को ही, मैं इस शरीर को ही त्याग रहा हूं। तो ब्रिटिश को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इनका कुछ मतलब मिस कैजुअलिटी हो जाए, तो ब्रिटिश ने दबाव में आकर उनको जेल से निकाल दिया। और लेकिन घर पर ही नजरबंद करके बाहर पुलिस की पूरी चौकसी बैठा दी, वहां पर सुभाष नजरबंद रहेंगे। सुभाष जब घर पर थे तो घटना ये हुई कि उनका एक भतीजा था और वही भतीजा से पहले ही उनके दिमाग में सेटिंग हो चुकी थी। तो वो भतीजा एक मतलब पठान के वेश में और एक कह सकते हैं कि वो लाइफ इंश्योरेंस LIC के, मतलब LIC तो तब नहीं था, मतलब कोई इंश्योरेंस के मेंबर के रूप में, एक इंश्योरेंस के मेंबर के रूप में एक पठान के उसमें गाड़ी से इनका भतीजा आया और उतरा। और उतर के मतलब पुलिस सिक्योरिटी वहां थी, तो अपना कह गया कि उनको कुछ सिग्नेचर करवाना है सुभाष से। तो अंदर गया, और अंदर गया तो फिर वहां पर उसने ड्रेस बदल लिए सुभाष, और सुभाष उसी पठान के वेश में आ गए और फिर निकलते उसी गाड़ी पर बैठे चले गए। पुलिस उनको भांप नहीं सकी और सीधे यहाँ से धनबाद गोमो स्टेशन पर गए, वहां ट्रेन पकड़ा, वहां से सीधे बॉम्बे चले गए
और बॉम्बे गए तो बॉम्बे में जाकर एक गूंगे और बहरे होने का एकदम अभिनय कर लिया, और एक आदमी का सपोर्ट से वो अफगानिस्तान निकले, और अफगानिस्तान से इटली का पासपोर्ट किसी तरह से उन्होंने गुंजाइश की, और इटली के पासपोर्ट में, इस इटली में जो उनका पासपोर्ट बना, ऑरलैंडो मैसोट्टा के नाम से वो पासपोर्ट बना, और वहां से इटली के पासपोर्ट से निकल के गए जर्मनी, और जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी में उनका स्वागत रिबेनट्रॉप, जो हिटलर का विदेश मंत्री था रिबेनट्रॉप, उसने उनका स्वागत किया, हिटलर से भी मिले, और जर्मनी में 1941 में उन्होंने इंडियन लीजन नामक संगठन बनाया। इंडियन लीजन नामक संगठन बनाया तो जर्मनी ने, हिटलर कहीं ना कहीं सुभाष का उपयोग रूस के अगेंस्ट में करना चाहता था, और यह बात सुभाष को पसंद नहीं थी। सुभाष को लग रहा था कि भाई आफ्टर ऑल सुभाष एक समाजवादी थे, उनको यह लगता था कि भाई हम रसिया के अगेंस्ट में कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने हिटलर से पेशकश की कि आप हमको जापान भेज दीजिए, तो हिटलर ने उनको जापान भेज दिया। तो जापान, अब जापान पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था, कैसे, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में पूरे अमेरिका की पेट्रोलिंग चल रही थी, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान और के विरुद्ध मुख्य रूप से अमेरिका लड़ रहा था। लेकिन चलिए, एक पनडुब्बी में बैठकर, जर्मन पनडुब्बी में बना ही अंडरग्राउंड यहाँ से निकल गए, और निकल कर वह वहाँ जापान पहुंचे, और जापान में ही उस समय, अब रह गई आज़ाद हिंद फौज की बात, तो आज़ाद हिंद फौज का इतिहास कुछ इस तरह है। इसका आइडिया दिया था एक जापान का सैनिक जनरल था, उसका नाम था मेजर फुजीवारा। उस समय कुछ जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे वो सब जापान में गिरफ्तार हुए थे, ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए। उसी पर मेजर फुजीवारा ने, कैप्टन मोहन सिंह था और निरंजन सिंह गिल था, उसको सुझाव दिया, कहा कि तो आप लोग, मतलब क्यों, तुम लोग तो गुलाम हो ब्रिटिश के, तुम लोग को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, तुम ब्रिटिश के अधिकारी के रूप में काम कर रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं पूरे, यहाँ तो बहुत सारे इंडियंस गिरफ्तार हुए पड़े हैं, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तुम लोग एक मिलकर एक फौज बनाओ, और उस फौज की सहायता से इंडिया को आज़ाद करवाओ। उसी क्रम में उसने आज़ाद हिंद फौज का आइडिया मेजर फुजीवारा ने दिया। अब पहला दस्ता आज़ाद हिंद फौज का 1942 में बना, और ये मोहन सिंह की पहल पर बना। लेकिन तब जापान की सरकार और मोहन सिंह के बीच आज़ाद हिंद फौज के उपयोग के लेकर मतभेद हो गया, तो बात टूट गई, और बात टूट गई तो दो दस्ता तब तक बने थे, उन दोनों दस्ता को फिर जापानियों ने रद्द कर दिया, और मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल। तभी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस पहुंचे तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र, तब आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो इफेक्टिव चरण है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के गठन की घोषणा की, और एक आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। और उसी समय गांधी जी को 1944 में टोक्यो रेलवे से उन्होंने, टोक्यो रेडियो से उन्होंने गांधी जी को संबोधित किया इंडिया में, कि एक उषा मेहता गुप्त रेडियो भी यहाँ चलाती थी क्रांतिकारियों की, तो उन्होंने गांधी जी से को अपील की, और गांधी जी से उन्होंने बात की, मतलब बात नहीं की, अपील की। गांधी, बात होना तो संभव ही नहीं था, और गांधी जी से डायरेक्ट उनकी कभी फिर बात हुई नहीं। गांधी जी को उन्होंने अपील की वहां से, रेडियो से, टोक्यो रेडियो से, कि हमारे राष्ट्रपिता, आवर फादर ऑफ द नेशन, आवर लास्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम हैज स्टार्टेड, वी आर सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू। हमारे राष्ट्रपिता, इस भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई अब आरंभ हो चुकी है, और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और समझ सकते हो कि भाई, जो इस तरह की, तो बहुत भावनात्मक अपील कर दी उन्होंने। तो मतलब गांधी जी भी स्नेह रखते थे सुभाष से, मतलब मतभेद के बावजूद भी वो कहते थे, गांधी जी को उन्होंने कहा राष्ट्रपिता, और गांधी जी उनको कहते थे पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं, देशभक्तों का देशभक्त सुभाष को। तो उसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने लड़ाई शुरू की। शुरू में सफलता भी मिली, जब तक जापान स्वयं जीत रहा था। यहाँ पर पहुंचे, अंडमान निकोबार
को लिया, फिर कोहिमा तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद मणिपुर तक पहुंच गए, मतलब आ गए, इंडिया की मिट्टी पर भी आ गए सुभाष। लेकिन तभी जापान का दुर्भाग्य शुरू हुआ, जापान युद्ध हारना शुरू हुआ। और जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिरे, तो एटम बम गिरने के बाद जापान तो अब लड़ने की स्थिति में रह नहीं गया। वैसे भी उसकी हालत खराब हो चुकी थी पहले भी, अमेरिका को एटम बम गिराने की जरूरत नहीं थी, फिर भी 1 महीने में वो सरेंडर कर जाता है। लेकिन उसमें दूसरा पॉलिटिक्स है, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा आपको कि क्या पॉलिटिक्स था, क्यों अमेरिका ने बम फेंके थे। तो 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर, जिसमें 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया। देखो 15 अगस्त को जापानियों ने सरेंडर किया है, इसलिए 15 अगस्त का डेट एक लकीएस्ट डे माना जाता है। ब्रिटिश के इतिहास में उसको लकीएस्ट डे ब्रिटिश मानते थे, इसलिए 15 अगस्त को इंडिया को आजाद करने की तिथि तय की थी कि जापान ने उस दिन सरेंडर किया था। तो जापान ने सरेंडर कर दिया, तो 16 अगस्त को सुभाष एक जहाज पर बैठकर अज्ञात दिशा में उड़े, फिर उनका नाम नहीं सुना गया। तो पूरी संभावना है कि एयर क्रैश में उनका डेथ हो गया। हालांकि इसमें कई तरह की कहानियां और मिथक चल निकले, कई तरह की कहानियां, इस पर कई कमिटीज भी बनी, 2 कमिटीज पहले भी बनी, फिर ये सरकार ने भी एक कमिटी बनाई, लेकिन कोई कमिटी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि सुभाष भेष बदल कर थे या कुछ था। ये सबको मिथक मान लिया गया। अब उनकी पुत्री ने भी लगभग इस बात को कंफर्म कर दिया है कि सुभाष का डेथ एयर क्रैश में हो चुका था। तो इस तरह से, लेकिन अब यहाँ 2 बातें हैं। एक, जो सुभाष का डिसीजन था वो कितना रैशनल था, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो एक फांसीवादी ताकत की सहायता से इंडिया को आज़ाद कराने की कोशिश बहुत कामयाब होती है, उसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि जापानियों का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था कि जिस देश में भी गए वहाँ उनको गुलाम बना लिया। तो कल को सुभाष को सफलता मिलती तो जापानी क्या करते, उनको फ्री हैंड काम करने देते या नहीं देते, इस पर तो हमें संदेह है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जहां तक आजाद हिंद फौज का योगदान है, तो भारत की आज़ादी में इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मतलब यह है कि भारत की आज़ादी में इनके योगदान का सवाल यह है कि जो so far as the question of its contribution is concerned, तो पहली बात है कि इन्होंने ब्रिटिश सेना में राष्ट्रवाद का दीमक लगा दिया। मतलब ब्रिटिश को अब अपनी सेना पर विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि सैनिकों में उन्होंने राष्ट्रवाद का दीमक लगा दिया। और मैं आपको बताऊं, जब आजादी फौज, मतलब एक कहावत है कि द सीजर डेड इज सीजर, सीजर डेड इज सीजर स्ट्रॉन्गर, सीजर डेड इज स्ट्रॉन्गर देन सीजर ए लाइफ। मैंने आपको बताया था कि जूलियस सीजर के बारे में मिथक है कि जो जूलियस सीजर था मरने के बाद ज्यादा ताकतवर हो गया अपेक्षा की जीवित के। वही आजादी फौज बहुत प्रभावशाली नहीं रही, प्रभावकारी, लेकिन आजादी फौज के जवानों पर जब लाल किला में मुकदमे चले तो पूरे देश में सहानुभूति की लहर चल पड़ी। अब देखो 3 के 3 जनरल थे, एक हिंदू थे, एक मुसलमान थे, एक सिख थे। प्रेम सिंह सहगल हिंदू थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लो सिख थे, और जनरल शाहनवाज खान मुसलमान थे। और पूरे देश में इन तीनों के लिए सहानुभूति की लहर चल पड़ी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और राष्ट्रवाद ने ऐसा जोर मारा कि कांग्रेस ने भी एक आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन कांग्रेस ने भी किया, जिसका नेतृत्व वकीलों का एक जत्था तैयार हुआ, जिसका नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू ने भी वर्षों के बाद एक बार फिर गाउन पहना था, मतलब वकालत का गाउन पहना था मुकदमा लड़ने के लिए। लेकिन जब मुकदमे, जब दबाव चारों तरफ से पड़ा, तो ब्रिटिश ने और कांग्रेस ने कहा कि हम गुमराह देशभक्तों की सहायता करना चाहते। गुमराह का मतलब इतना तो कांग्रेस डिफेंड नहीं कर सकती थी, क्योंकि जाके मिल गए थे फांसीवादी से, तो डायरेक्ट वो कांग्रेस डिफेंड नहीं कर सकती थी। गुमराह देशभक्त कह के कम से कम कांग्रेस ने अपना फेस बचाना चाहा। और लेकिन कांग्रेस भी सपोर्ट में खड़ी हुई आजाद हिंद फौज के जवानों के लिए, तो अंत में ब्रिटिश ने उनको रिहा कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब सेना पर से ब्रिटिश का विश्वास उठ गया। मैंने सुभाष का 2 कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि बड़ा है।
एक तो उन्होंने सेना को, ब्रिटिश सेना को हिला के रख दिया, कभी दोबारा ब्रिटिश को अपने सेना पर विश्वास नहीं हुआ। और दूसरी बात, उन्होंने महिलाओं को कॉम्बेटेंट रोल दिया। आज महिलाओं को आज कॉम्बेटेंट रोल दिया गया, लेकिन वह रोल आज भी नहीं मिला है जो सुभाष ने उस समय महिलाओं को दिया। और एक लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई थी, आपको याद होगा। तो ये सुभाष का एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जो अपने आप में बड़ा कंट्रीब्यूशन। अब इसकी जो एक दूसरी छोर है वो है नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह के बारे में आपको कहा गया है कि बॉम्बे के समुद्र तट पर एक जहाज HMIS माने एक जहाज था जो जो तलवार, जिसका नाम तलवार नामक जहाज था, HMIS तलवार पूरा नाम है। वो बहुत, उसमें क्या हुआ कि वहां उसी में विद्रोह शुरू हुआ और नौसैनिक विद्रोह के नेता हुए एक MS खान। और उस जहाज पर एक बार हसिया हथौड़ा मतलब कम्युनिस्टों का झंडा, कांग्रेस का झंडा और मुस्लिम लीग का झंडा तीनों लग गए। मैंने कम्युनिस्टों का सब सपोर्ट करने वाले थे, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले थे और लीग को सपोर्ट करने वाले थे, सब झंडे लग गए। और देखते देखते 22 जहाजों में लग गए। फिर देखते देखते भारत के अन्य तटों के जहाजों में लग गए। बॉम्बे के लोग उनकी सिंपैथी में उमड़ पड़े और ऐसी सिंपैथी की लहर उन नौसैनिक जवानों के लिए चली। और नौसैनिक जवानों ने मांग रखी कि हमारे वेतन और भत्ते बढ़ाए जाए, हमारे साथ नस्लीय भेदभाव ना किया जाए और आजाद हिंद फौज के जवानों को रिहा किया जाए। ये बात दिखा रही थी कि भाई देखो आर्मी में किस तरह से कंसोलिडेशन, राष्ट्रवाद की भावना कैसे आर्मी तक फैल गई है। अंत में मैं आपको बताऊं कि जनरल गॉडफ्रे इतना नर्वस हुआ जनरल था कि उसने कहा कि हम तोप से उड़ा देंगे इन जहाजों को। कि लेकिन उधर से कांग्रेस की ओर से वल्लभ भाई पटेल और लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपील की इन जवानों की कि भाई आप लोग सरेंडर कर दीजिए। तब इन्होंने सरेंडर कर दिया। हालांकि इनके साथ धोखा ही हुआ, सरेंडर करने के बाद इनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, लेकिन इन्होंने सरेंडर किया तो राष्ट्रवादी नेताओं की अपील पर किया। ये दो घटनाओं ने हिलाकर रख दिया। मैं आपको बताता हूं, बल्कि एक प्रश्न मैं आप लोगों को एक्चुअली देखो, उसका उत्तर मैंने मॉडल आंसर भेजा हुआ है, मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा। अंकुर, आंसर चला गया है क्या? वो वाला जो उस साइट पर जाना था, वेबसाइट पर नहीं गया है? ठीक है, मैं वेबसाइट पर इसका आंसर ही भेज दूंगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल देता हूं। 1946 का नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद, क्या आपको इसी में कर देता हूं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत, ताबूत कहते हैं पता है, कॉफिन, ताबूत कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में। ताबूत कहते हैं कॉफिन को। कॉफिन का मतलब समझते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, कब्र का जो ताबूत होता है जिसमें डेड बॉडी रखा जाता है, उसी को ताबूत बोलते हैं। ताबूत में अंतिम कील सिद्ध हुआ। परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न से घबराना मत।
इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से तुम दे सकते हो। मतलब ब्रिटिश 1946 का नौसैनिक विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में अंतिम कील सिद्ध हुआ। परीक्षण कीजिए, इसे घबराना मत। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम कील नौसैनिक विद्रोह है, तो उसके पहले 2-3-4 घटनाओं को दे दो जिससे ब्रिटिश शासन का अंत दिख रहा हो। जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर एक बड़ी लिखना की एक बड़ी चोट थी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें जन नीचे तक आंदोलन पहुंच चुका था और यह बात तय हो गया था कि भविष्य में ब्रिटिश से जो भी वार्ता होगी वो भारत छोड़ने से कम मुद्दे पर वह वार्ता नहीं निपट पाएगी। मतलब भारत छोड़ना ही वह विकल्प ब्रिटिश के सामने होगा। फिर 1945 में आजाद हिंद फौज के मुकदमों ने यह दिखा दिया कि आर्मी में भी राष्ट्रवाद की भावना फैल गई, और अंत में जब नौसैनिक विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया अब भारत छोड़ना ब्रिटिश के लिए केवल समय की बात है, क्योंकि अब चारों तरफ राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी है। इसी 2-3-4 का सबूत देकर और इस क्वेश्चन को तुम लिख डाल। ओके, पूछो अंकुर, हो जाएगा ना? ये तो हाइपोथेटिकल है, क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ना। हाइपोथेटिकल है, सही पकड़ा आप लोगों ने, बहुत सही पकड़ा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आ रहा है? ओके, अब ये लोग काफी समझदार हो गए। आप किसी भी क्वेश्चन का, मेंस का भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी कर जाते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा और स्तरीय कर जाते हैं, और मेंस का क्वेश्चन भी कर जाते हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो दैट इज द पॉइंट है। अब तो नौसैनिक विद्रोह में ब्रिटिश को, अब ब्रिटिश सरकार के परिवर्तन तो अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन। अब देखो 1945 में एक बड़ी बात हुई कि 1945 में एक बड़ी बात हुई कि ब्रिटेन में चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विजेता था। कैन यू इमेजिन दैट? जो चर्चिल जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, वो ब्रिटेन की जनता ने उसको 1945 का चुनाव में हरा दिया। कहा कि इज फिट फॉर वॉर बट नॉट फॉर पीस। ये युद्ध के लिए तो अच्छा था परंतु शांति के लिए अच्छा नहीं। अब बताओ, अब नया प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो गया क्लीमेंट एटली। अब जो क्लीमेंट एटली है उसका नजरिया अलग है। क्लीमेंट एटली पर लेबर पार्टी का पहला प्रधानमंत्री बना था, तो क्लीमेंट एटली का थोड़ा सा नरम रवैया है। वैसे मैं एक बात बताऊं, यह निर्णय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर था, क्योंकि ब्रिटिश का जो भारत छोड़ने का निर्णय था वह परिस्थितियों का दबाव था जिसको रोका नहीं जा सकता था। लेकिन इतना जरूर है कि व्यक्ति की भूमिका को भी हम नकार नहीं सकते। आप इमेजिन करो कि अगर चर्चिल प्राइम मिनिस्टर रहता तो कम से कम 1947 में भारत को आज़ादी नहीं मिलती, अभी जान लीजिए। 1950 में मिलता, 1951 मिलता, जो भी मिले। हालांकि चर्चिल का उत्तराधिकारी जो मैकमिलन था उसने भी अफ्रीका के संदर्भ में कहा कि हम परिवर्तन का बयार महसूस कर रहे हैं। मतलब वो परिवर्तन का बयार, मतलब विंड ऑफ चेंज को उसको भी मानना पड़ा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि चर्चिल बहुत बड़ा हार्डलाइनर था। इनमें एटली आया, इसका रुख थोड़ा था, इसका रुख थोड़ा नरम था। पहले 1946 में इसने चुनाव कराए, 1945-46 में। अब की बार जो चुनाव हुआ 1937 के चुनाव से उसका परिणाम अलग था। देखो, कांग्रेस की तो जीत हुई चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस में ने केंद्र में भी अच्छी खासी सीटें ली, मतलब केंद्रीय विधानमंडल में।
और प्रांतीय विधानमंडल में तो कांग्रेस 90% सीट कांग्रेस को मिली, इसमें कोई शक नहीं। और लगभग प्रांतीय विधानमंडल में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु इस बार मुस्लिम लीग की भी सरकार 2 प्रांतों में बन गई और मुस्लिम आरक्षित सीट पर मुसलमानों की भी बड़ी प्रगति हो गई। मतलब मुस्लिम आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग की भी बड़ी प्रगति हुई। इसका मतलब है 1937 के बाद जो जिन्ना के द्वारा जो नई रणनीति अपनाई गई थी, पृथक प्रांत का प्रस्ताव लाया गया था और उसके द्वारा जो मुस्लिम लीग को एक्टिवेट किया गया था, अब जब खासकर जो पाकिस्तान जब उसने पृथक प्रांत का प्रस्ताव लाया तो बाद में फिर पाकिस्तान की आवाज़ उठने लगी। तो जिन्ना ने खुद मुस्लिम लीग के नेताओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप जाओ जाके काजी और उलेमाओं का समर्थन लो, जो मुस्लिम पंडित वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, और उनके सपोर्ट से आप जनमत को जुटाओ। और मुस्लिम लीग के नेता जहां तहां नारे देने लगे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। उस कारण से क्या हुआ कि इनको भी पाकिस्तान की काफी पब्लिसिटी मिली, तो मुस्लिम वोट पर मुस्लिम लीग का काफी पकड़ हो गया। और एक बात जो तुमको मैंने तुमने देखा होगा यहाँ पर जो मैंने दिया है वो क्या है, जैसे मुस्लिम बहुसंख्य प्रांत में जिन्ना का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब 1945-46 के चुनाव में जिन्ना और लीग की सफलता देखो। अब इसमें होना क्या है कि अब क्या है कि जुलाई 1900 जैसे 1945-46 के चुनाव में जिन्ना और लीग की सफलता, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और दूसरा कि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में जिन्ना का बढ़ता हुआ प्रभाव से मतलब यह है कि जैसे पंजाब, सिंध और बंगाल पर तो मुस्लिम लीग ने कब्जा कर लिया। एक्चुअली बंगाल में जो फजलुल हक की सरकार थी उसको गिराकर मुस्लिम लीग ने अपने अंतर्गत ले लिया, उसको सरकार का भी सपोर्ट था। और जैसे कांग्रेस के लिए घनश्याम दास बिरला थे, उसी तरह मुस्लिम लीग के लिए एक पूंजीपति था, मुस्लिम पूंजीपति, उसका नाम था यास्फहानी। उसके पास काफी पैसा और रिसोर्सेज था, तो मुस्लिम लीग को यास्फहानियों का समर्थन मिला, उसने उस सरकार को गिरा दिया, फजलुल हक को। और इधर पंजाब में तो खैर अभी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो आगे गिरेगी जो मैं आपको बताऊंगा। और इधर पंजाब में, लेकिन इधर सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बन चुकी है। और वही समय है कि जिन्ना प्रांतीय सरकारों को डराने लगे, मैंने उनको ये कहने लगे, देखो तुम लोग बहुत खुश हो रहे हो, आप लोग खुश हो रहे हैं कि हम प्रांतों में, कोई बात नहीं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहेगी, देश नहीं बटेगा तो कोई बात नहीं, हम प्रांतों में सरकार बना के रहेंगे। तो आप जान लीजिए कांग्रेस जिस समय केंद्र में सत्ता में रहेगी, पावरफुल रहेगी, और आप लोगों की सरकार को गिरा देगी वो। इस तरह से उसने कहीं ना कहीं इस बात का बार बार प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमारा समर्थन करना आप लोगों की मजबूरी है। इस तरह से धीरे धीरे उसने मुसलमानों पर अपना प्रभाव क्षेत्र, प्रांतीय सरकारों पर, प्रांतीय क्षेत्र पर भी, प्रांतीय जो कहा गया है बहुसंख्यक प्रांतों में जिन्ना का, पहले अल्पसंख्यक प्रांत में जिन्ना का प्रभाव था और बहुसंख्यक प्रांत में ही बढ़ने लगा। यहां तक अब स्थिति आ गई। अब हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। तो जब एटली की सरकार आई तो कुल मिलाकर आप देखोगे 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जिसने ब्रिटिश को भारत छोड़ने के निर्णय को प्रभावित किया। एक आपने देखा कि ब्रिटिश का साम्राज्य का पतन हो गया, उसका आर्थिक पतन हो गया, सेना पुलिस में, नौकरशाही में हर जगह राष्ट्रवाद की भावना आ गई, लंदन में सरकार का परिवर्तन हुआ। तो अब ब्रिटेन के लिए भारत में टिकना मुश्किल हो गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं। इससे पहले ब्रिटिश को भारत से जाना था। जब ब्रिटिश को भारत से जाना था तो ब्रिटिश यही कहते थे कि देखिए ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन था, अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार, अब अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की नीति में परिवर्तन यहीं पर आप लोगों को मिला होगा। ब्रिटिश को पहले रुकना था, तो ब्रिटिश को जब रुकना होता तो जानबूझ के ब्रिटिश ने अल्पसंख्यक की समस्या को खूब बढ़ाया था। जैसे आप कहते ब्रिटिश को कि आप छोड़ दो भारत, आप जाइए, भारत खाली करके जाइए, गांधी जी बोलते थे, कांग्रेस कहती थी। ब्रिटिश कहते थे हम कैसे चले जाएं, हमारे जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, मुसलमान हैं, वो मानेंगे तब तो। वो कह रहे हैं कि आप रहिए, क्योंकि आप हमारी सुरक्षा के लिए आपका रहना आवश्यक है, बिना हमें विभाजित किए हुए नहीं जाइए। तो उन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यक की सुरक्षा के नाम पर अपना औचित्य बनाए हुए थे।
और जब भी कांग्रेस दबाव डालती थी तो लीग की तरफ देखते थे और लीग बोलती थी नहीं नहीं आप मत जाइए, पहले हमारा फैसला कर दे तब आप जाइए। अब ब्रिटिश को जाना था और जब रहना था तब तो उन्होंने मुस्लिम लीग का खूब इस्तेमाल किया। अब ब्रिटिश को जाना था तो ब्रिटिश को जब जाना था तो ब्रिटिश अब यहां से विदा लेना चाहते थे और जाने में वही मुस्लिम लीग अब गिरेबान पकड़ के खड़ा हो गया कि नहीं आप मेरा फैसला किए बिना नहीं जा सकते हैं। तो मार्च 1946 में मैं स्टूडेंट यहीं पर आपको लाइन मिला है कि क्लीमेंट एटली की सरकार ने, ये देखो नीति परिवर्तन की सूचना है, नीति परिवर्तन। क्लीमेंट एटली की सरकार ने मार्च 1946 में घोषित किया कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की प्रगति पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब उसने स्पष्ट रूप से घोषित किया, एक तरह से हिदायत दी कि आप अगर वार्ता के मेज पर आ जाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आओगे तो आपको हम इसी हालत में छोड़कर चले जाएंगे। जब इस प्रकार की घोषणा जब उसने की तो जिन्ना भी घबरा गया, डर गया, उसको लगा कि अरे तो हमें छोड़ देगा, फिर ब्रिटिश छोड़ देंगे। तो जिन्ना भी थोड़ा नरम पड़ा और तभी ब्रिटिश ने मई जून में कैबिनेट मिशन योजना भेजी। यही आपको कैबिनेट मिशन योजना है। मैं इसका प्रोविजन आपको थोड़ा बता देता हूं, देखिए। जैसे कैबिनेट मिशन योजना ने कहा कि देखिए इसने विभाजन को अस्वीकार कर दिया, कहा कि विभाजन भारत के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर हम पंजाब और बंगाल को अलग करते हैं भारत से, तो वहां पर एक अगर बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है तो एक बड़ी हिंदू जनसंख्या भी है। और अगर हम मुस्लिम जनसंख्या को आप निर्णय का अधिकार, राइट टू सेल्फ जजमेंट देते हैं, तो हिंदू जनसंख्या का राइट टू सेल्फ जजमेंट अस्वीकृत हो जाएगा। इसलिए ये हमारी मजबूरी है कि हम, उसने यह कहा कि ये हमारी मजबूरी है कि हम कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं हम विभाजन को अस्वीकार कर दे। तो पहला तो काम कैबिनेट मिशन योजना जो कैबिनेट मिशन योजना जो मई जून 1946 में आई थी, उसने पहले विभाजन को अस्वीकार कर दिया। इसने विभाजन को अस्वीकार कर दिया। इसने कहा कि देखिए विभाजन व्यावहारिक रूप में संभव नहीं, क्योंकि अगर हम मुसलमानों को, अगर पंजाब और बंगाल के मुसलमानों को आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे तो हिंदुओं का अधिकार अस्वीकृत हो जाएगा। इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया और बदले में एक त्रिस्तरीय ढांचा दिया। देखिए त्रिस्तरीय ढांचा क्या है। कहा केंद्र के स्तर पर, कहा कि केंद्र के स्तर पर माने त्रिस्तरीय ढांचा। कहा केंद्र के स्तर पर केवल 3 ही विषय केंद्रीय सरकार के होंगे। केंद्रीय सरकार के 3 विषय, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार। केंद्रीय सरकार केवल यही 3 विषय देखेगा। ओके। और ये प्रांत है। प्रांत को जो आप 1937 में देखते हैं, जो प्रांत का नॉर्मल अधिकार होता है, प्रांत को दिया। लेकिन जो मुख्य अधिकार इसने दे दिया यह है मध्यवर्ती ढांचे को। मध्यवर्ती ढांचे को वास्तविक शक्ति दे दी और 3 समूह बना दिया, ABC समूह। ये समूह बन गए, ABC समूह बन गया। मतलब क्या कि ABC 3 समूह होगा और ये 3 समूह में ए में 6 हिंदू बहुल राज्य, बी में 3 मुस्लिम बहुल राज्य और सी में 2 मुस्लिम बहुल राज्य। यानी 5 मुस्लिम बहुल राज्य थे, उसमें ग्रुप बी में 3 मुस्लिम बहुल, सी में 2 मुस्लिम बहुल और ए में 6 हिंदू बहुल। 3 समूह बन गया और कहा कि ये तीनों समूह को अपनी अलग कार्यपालिका बनाने का, अपनी अलग विधानमंडल बनाने का अधिकार है और ये अपना कार्यपालिका और विधानमंडल बनाए और वास्तविक शक्ति इसी समूह के पास होगी। इसके पास तो मात्र 3 ही विषय रहेंगे। तो अगर भारत का विभाजन नहीं होता, माय स्टूडेंट, तुम लोग तो पॉलिटी पढ़ रहे हो,
अभी केंद्रीय सरकार तुम्हारी बहुत कमजोर होती। एक मेरे स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू बोर्ड में, अमुक जी आप एक चीज बताइए कि भारत के विभाजन का तो आपने बहुत सारे नुकसान सुन रखे हैं, भारत के विभाजन का एक फायदा बताइए आप। व्हाट डू मीन बाय द व्हाट बेनिफिट्स इंडिया कुड रीप आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। एंड दिस गाय रिप्लाइड कि द वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस पार्टीशन इज आर सेंट्रल गवर्नमेंट कुड हैव बीन मोर पावरफुल। हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो बहुत मैंने पावरफुल बनी, तो उस पकड़ लिया इस क्वेश्चन को। तो ये तीन ही विषय होते, सोचिए कि कितना कमजोर संघ होता। जितना भी आप दुनिया में अभी 11 संघ देख रहे हैं, सबसे कमजोर भारत का ही संघ होता। एनीवे, मध्यवर्ती ढांचे थी और प्रांत था, तो ये हुआ। इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस रखा गया, मैंने तो आपको दिया ही हुआ है, पीडीएफ तो देखा होगा। जैसे एक संविधान सभा का प्रावधान था कि एक संविधान सभा होता, लेकिन ये संविधान सभा कैसा होता जानते हैं, बड़ा दुखद बात है। ये संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं होता, प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता। लेकिन चलिए, जो मिल रहा था बहुत है। एक संविधान सभा होता जो भारतीयों के द्वारा गठित होता, और एक अंतरिम सरकार का प्रावधान था। अंतरिम सरकार का मतलब यह था कि भारत के विभिन्न पार्टियां मिलकर यह अंतरिम सरकार बनाएगी। इसमें कांग्रेस, लीग और जितने भी पार्टियां हैं सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि यह अंतरिम सरकार के अंतर्गत ही सत्ता का हस्तांतरण होगा। और सत्ता कौन लेगा, तो इंटरिम गवर्नमेंट ही सत्ता को संभालेगा, यही तय हुआ। तो ये हुआ, ये मतलब कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान थे। उसके बाद ये योजना लेकर आए थे एडवर्ड क्रिप्स, तीन थे इसमें, एडवर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। एडवर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों मिलकर योजना लाए थे। और फिर यह योजना देखकर, जब योजना वो लाई तो जिन्ना ने इसको, चूंकि जिन्ना को लगा कि चलो जिन्ना को देखो, जिन्ना को क्या लाभ लग रहा था। एक्चुअली देखिए, जिन्ना की पकड़ में तो दो ही प्रांत थे, मुस्लिम लीग के पास दो ही प्रांत थे उस समय, ध्यान करिए। एक प्रांत था सिंध और दूसरा प्रांत था बंगाल। अब देखिए क्या है, 8 प्रांत तो कांग्रेस के पास थे, तो जैसे 6 हिंदू बहुल प्रांत तो कांग्रेस के पास ही है, और मुस्लिम बहुल प्रांत में बी ग्रुप में 3 प्रांत थे टोटल। सिंध था, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो अभी खैबर पख्तूनवाला है। तो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ये बी ग्रुप में था, और बंगाल और असम सी ग्रुप में था। तो 6 के 6 ए ग्रुप में तो कांग्रेस की सरकार थी, और बी ग्रुप में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस की सरकार थी। खान अब्दुल गफ्फार खान के छोटे भाई थे, वो कांग्रेस के प्रधान, उसमें मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। और पंजाब में आपको मैंने बताया यूनियनिस्ट पार्टी, जिसमें सिकंदर हयात खान, छोटू राम और अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह सभी ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया हुआ था। तो पंजाब में भी जिन्ना का ग्रुप नहीं था, तो जिन्ना को बी ग्रुप में केवल एक ही स्टेट था, सिंध। सी ग्रुप में बंगाल में जिन्ना की सरकार थी, तो असम में गोपीनाथ बारदोलोई के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस का एक राज्य कांग्रेस के अंतर्गत ग्रुप बी में था, दूसरा राज्य ग्रुप सी में था। तो जिन्ना पहले ये सोच के खुश हो रहे थे कि जो ग्रुप क्लॉज है वो अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, तो सबको तो एक ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो बी ग्रुप में धीरे धीरे हम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का, और हम पूरे बी और सी ग्रुप पर, मतलब 5 मुस्लिम बहुल प्रांत पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, और इस तरह से हम धीरे धीरे बी और सी पर छा जाएंगे। ये उनका प्लान था, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस करेगी तो क्या करेगी, ग्रुप तो कंपलसरी है, तो इन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को तो बी में रहना पड़ेगा और असम को ग्रुप सी में रहना पड़ेगा। मेरी बात आप लोग तो पहुंच रही है ना। और कैबिनेट मिशन योजना से जब पूछा गया कि भाई आपका क्या प्लान है, कैसे क्या होना है, तो बिना कुछ बताए यहां से निकल गया, ना हाँ ना बोला, वो बिना कुछ बताए हुए यहां से चुपचाप निकल लिया। जब वो निकल लिया तो उनके जाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, पूछा कि पंडित जी आप यह बताइए कि जो ग्रुप क्लॉज है वो अनिवार्य है या वैकल्पिक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए वैकल्पिक है, अगर कोई प्रांत चाहे। अच्छा हाँ, पहले मैं बताऊं कि तो 6 जून को इसको जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया, माने लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था,
और 7 जून को इसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। दोनों पार्टी ने स्वीकार कर लिया था, एमिकेबली सेटल हो चुका था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो पत्रकार ने इंटरव्यू लिया तो पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ग्रुप का जो प्रोविजन है वो अनिवार्य है या वैकल्पिक है। तो जिन्ना ने कहा कि देखिए जो ग्रुप का प्रोविजन है वह वैकल्पिक है। मतलब इसका मतलब हुआ कि कोई प्राण जैसे बी वाला अगर चाहे तो बी छोड़ के ए में आ सकता है, सी वाला सी छोड़ के ए में आ सकता है। तो जिन्ना को लगा कि अरे ऐसे में तो फिर उत्तर प्रदेश का प्रांत ए ग्रुप में चला जाएगा और गोपीनाथ बारदोली के अंतर्गत असम चला जाएगा, और पता नहीं यूनियनिस्ट पार्टी की जो है सिकंदर हयात खान वो बी ग्रुप में हमारे साथ रहना चाहे कि वो भी कहेंगे हम कांग्रेस के साथ ए में चले जाएंगे। तो जिन्ना नर्वस हो गया, नर्वस होकर उसने 29 जुलाई को अपना समर्थन वापस ले लिया। अच्छा, और नेहरू ने एक बात और कह दी कि देखिए कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रावधान है वह एक अंतरिम प्रावधान है और बहुत जल्दी हमारे संविधान सभा का गठन होगा और हमारी संविधान सभा ही भारत की वास्तविक संसद होगी, और वह कैबिनेट मिशन योजना के किसी विभाग में संशोधन करना चाहे तो टेम्परेचर कम कर देना, तो वो कैबिनेट मिशन योजना के किसी विभाग में संशोधन करना चाहे तो संशोधन कर सकती है। जब ये बात नेहरू ने कहा तब तो जिन्ना डर गए। जिन्ना को लगा कि भाई ये तो हमें जन्नत और जहन्नुम दोनों गया, पाकिस्तान भी गया, और मैं सोच रहा था एक ग्रुप हमें मिलेगा, वो ग्रुप भी हमें नहीं मिला। तो जिन्ना 29 जुलाई को मुस्लिम लीग इससे वापस आ, कैबिनेट मिशन योजना समझ सकते हैं। अब यह वापस आ गई और वापस आने के बाद अब तो जिन्ना को लग गया कि भाई देखिए अब की बार तो कांग्रेस अब की बार तो सरकार हमारे साथ नहीं, अब तक तो सरकार की सह उसको मिल रही थी, इस बार तो सरकार ने पल्लू झाड़ लिया था एटली की घोषणा में ही, जो मैंने बताया था मार्च 1946 में। तो जिन्ना को अब लगा कि अब हम ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। तब अब तक उसने केवल प्रतिवेदन की राजनीति चलाई थी, सरकार को मेमोरेंडम देके, सरकार से वार्ता करके, सरकार को खुश करके उसे काम करवा रहा था। अब वो आंदोलन पर उतर गया और 16 अगस्त उसने 29 जुलाई को कैबिनेट मिशन योजना से बाहर आया और 16 अगस्त 1946 को उसने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को उसने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी कि अब जो कुछ भी होगा हम अब इसको निपटेंगे। और तो डायरेक्ट एक्शन डे हालांकि कहा कि हमारा ये घोषणा अहिंसक है, लेकिन भाई कोई धर्म युद्ध तो था नहीं, आप कह रहे हो घोषणा अहिंसक है। लेकिन उधर बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और सुहरावर्दी उसका प्रधानमंत्री था, तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसने कलकत्ता में छुरेबाजी की घटना करवा दी। कलकत्ता में छुरेबाजी की घटना का मतलब हुआ कि उसने अपने गुंडों को छोड़ दिया कि हिंदुओं पर अटैक कर दिया, उसको कलकत्ता किलिंग कहते हैं। ये घटना है 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता किलिंग, जिसमें बिहारी मजदूरों पर शुरू से हमला करना शुरू कर दिया सुहरावर्दी के गुंडों ने। अब वहीं से दंगा फैला कलकत्ता किलिंग से, और वहां से दंगा फैला तो बॉम्बे में दंगा शुरू हो गया, और बॉम्बे से दंगा चला आया बंगाल के नोआखाली में, और नोआखाली से दंगा चला गया बिहार के मुंगेर जिले में। इस तरह से पूरा देश धू धू कर जलने लगा। गांधी तो इतने आहत हुए दंगे से कि आप लोगों ने गांधी मूवी देखी है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, तो गांधी जी तो अकेले नोआखाली चले गए और नोआखाली में जाकर अकेला उन्होंने दंगा रोक दिया। वो मूवी देखी है कि नहीं? देखी तो है ही आपने। वो टचिंग सीन याद करिए, क्योंकि वो मूवी इतनी बड़ी मूवी थी रिचर्ड एटनबरो की कि जिस पत्रकार को जो रोल मिला, जिस एक्टर को, दुनिया के एक्टर को जो रोल मिला, वो रोल में ना नहीं कह सका। ओम पुरी जैसा एक्टर, इंडिया का इतना दिग्गज एक्टर, उसको एक छोटा सा रोल मिला है कि आपको याद होगा कि जहां पर दंगे नोआखाली में जब गांधी जब खा रहे हैं, मतलब अनशन पर लेटे हुए हैं, उनका चेहरा बुझ रहा है, मतलब तो आता है और रोटी गांधी जी पर फेंकता है, कहता है ले तू खा, हम तुम्हारी मृत्यु का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तुम्हारी मृत्यु का पाप अपने मत्थे नहीं ले सकते। तो गांधी जी ने आंख खोला, कहा तो फिर हिंसा बंद कर दी। तब उसने अपना तलवार, रक्त रंजित तलवार दिखलाया, और वो हिंदू था। वो कहा कि मैंने इसी तलवार से एक मुस्लिम बच्चे को काटा है।
तो गांधी जी ने कहा कि किसी अनाथ मुस्लिम बच्चे को पाल लो, ध्यान रखना बस इतना सा हो, तुम इस पाप से मुक्त हो जाओ। याद करो दृश्य, और कितना टचिंग वो सीन है। और अंत में सारे दंगाइयों ने हथियार गांधी जी के सामने फेंक दिए। क्या मतलब मैग्नेट था उनमें। और जब उनकी तुलना आज जब अरे गरे नेता से आज लोग करते हैं, तो आई एम सो शॉक्ड माय स्टूडेंट्स, सो शॉक्ड। मतलब ऐसा भी व्यक्तित्व हो सकता है। मतलब यही समझिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 20वीं सेंचुरी का, उसको मैन ऑफ द सेंचुरी टाइम मैगजीन ने दिया था, लेकिन उसने खुद कहा था यह गांधी जी को मिलना चाहिए। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि हार मांस का कोई इंसान, ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर चला होगा। तो नुआखाली के दंगे में, और अगर आपने रिचर्ड एटनबरो की गांधी देखी होगी तो आपने वो मैग्नेट को जरूर देखा होगा जो वहां पर नुआखाली में हुआ है। उनको इधर 50,000 सैनिक पंजाब के दंगे रोकने में लड़ रहे थे, और उधर अभी पंजाब का दंगा हालांकि नहीं शुरू हुआ है, मार्च 1947 में शुरू होगा, उसके आगे चर्चा करूंगा, ये आगे की बात बता रहा हूं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि कर्नल रीज के अधीन 50,000 सैनिक वहां लगे हुए हैं, पंजाब में दंगे नहीं रोक पा रहे हैं, और अकेला गांधी ने नुआखाली में दंगा रोक दिया। तो उन्होंने कहा गांधी जी को, वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंटबेटन ने गांधी जी के बारे में कहा। तो अब दैट इज द पॉइंट हियर, तो आप इसको समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद की घटना बताता हूं। तो दंगे फैल गए, पूरा देश धू धू कर जल रहा है। उस परिस्थिति में 2 सितंबर यानी सितंबर 1946 में वेवेल की सरकार ने, हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो वेवेल की सरकार थी, वह वेवेल की सरकार जब दंगे छेड़ा था मुस्लिम लीग ने, तो दहाड़ मार कर रोने लगी थी, कहने लगी थी कि मुस्लिम लीग ने भस्मासुर की तरह मेरे ही मत्थे पर हाथ रख दिया। अब वेवेल की सरकार ने अंतरिम सरकार का गठन किया। तो अंतरिम सरकार में जो मंत्री के पद दिए गए थे, उसमें था कि प्रेसिडेंट का पद मिलता वायसराय को, और 6 सीट कांग्रेस को मिली और 5 सीटें मुस्लिम लीग को। अब चलिए, कम से कम इतना तो सद्बुद्धि आई उसको, वेवेल को या ब्रिटिश को, कि कम से कम कांग्रेस को 1 सीट ज्यादा देकर उसको बड़े स्टेचर वाली पार्टी के रूप में मान्यता दी। और 1 सीट सिख को मिला, 1 सीट एंग्लो इंडियन को मिला, और 1 सीट पारसी को मिला। तो इसी क्रम में जो 14 टोटल मेंबर्स थे, तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया, तो दंगे छेड़ के अपना अलग टोन बना रही थी। लेकिन बिना मुस्लिम लीग के फिर भी सरकार, अंतरिम सरकार वेवेल बना रही है। यही वेवेल है जो योजना को रद्द कर दिया था कि जिन्ना साहब तैयार नहीं है। देखो अब ब्रिटिश दृष्टिकोण कितना बदल चुका है, मार्च 1946 में एटली की घोषणा के बाद कितना बदल चुका है। और वही चर्चिल था तो वेवेल किस तरह का व्यवहार कर रहा था। तो खैर एनीवे में पॉइंट इज, ये सरकार गठित हुई। अब इसी में विवाद शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस में 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और प्रेसिडेंट तो वायसराय था, और वाइस प्रेसिडेंट का सीट कांग्रेस को मिलना था। जैसे 6 मंत्री में 1 वाइस प्रेसिडेंट बनते जो वायसराय के नीचे होते। जो वाइस प्रेसिडेंट होता वही इंडिया का भावी प्रधानमंत्री। और 6 मेंबर जो लिए जा रहे थे उसमें नेहरू भी आ रहे थे और पटेल भी आ रहे थे। तो अब सवाल उठता है कौन होता वाइस प्रेसिडेंट, नेहरू या पटेल। तो गांधी जी से पूछा गया कि कौन बनेगा, तो गांधी जी ने कहा पंडित नेहरू। अगर हमसे कोई कहे राजेंद्र प्रसाद, हमसे कोई कहे वल्लभ भाई पटेल, मैं एक ही नाम बोलूंगा, नेहरू। तो बोला कि फिर पटेल का क्या होगा। तो बोले कि नेहरू विदेश का नेता है, पटेल देश का नेता है। नेहरू दुनिया देखेगा, यानी पंडित बोलते थे, पंडित दुनिया देखेगा, पटेल हिंदू भारत को देखेगा। लेकिन कभी भी गांधी जी के इस निर्णय पर वल्लभ भाई पटेल ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इस बात को प्रूव किया उन्होंने, इस बात की उन्होंने सहमति दी।
मतलब कुछ बोला नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं किया, ना पूरे लाइफ में कभी इस मुद्दे पर उठाया कि हमें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए। लोग जो बोले वो कभी नहीं कहा उन्होंने। हालांकि कांग्रेस कार्यकारिणी में पटेल को बहुमत था, लेकिन ओवरऑल अगर देश में कहोगे तो लोकप्रियता नेहरू की ज्यादा थी। लेकिन अब जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट का पद मिलता कांग्रेस का अध्यक्ष को, और मौलाना आजाद उसमें अध्यक्ष थे, 1940 से 46 तक रह गए थे, तो उनको कहा गया कि आप त्यागपत्र दीजिए। तो मौलाना आजाद ने पूछा कौन आ रहा है, क्योंकि जो अध्यक्ष बनता वही वाइस प्रेसिडेंट बनता, तो उनको कहा गया नेहरू। तो उन्होंने बड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि नेहरू को भी पसंद करते थे। तो इस तरह से अब क्योंकि मुस्लिम लीग की 5 सीटें खाली रह गई, तो कांग्रेस ने 9 मंत्रियों को शपथ दिलवा दिया, इसमें 3 मुस्लिम मंत्री थे, और एक सिख की ओर से बलदेव सिंह बने, जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री मिली थी, और एंग्लो इंडियन की तरफ से केटी पॉल बने, और पारसी की ओर से एच.सी. भाभा बने। एच.सी. भाभा मतलब उसके ये बने। तो इस तरह से ये होमी जहांगीर भाभा नहीं थे, दूसरे भाभा थे। तो इस तरह से इतने मेंबर्स मिनिस्ट्री में लिए गए। लेकिन अब अभी भी वेवेल महोदय की इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वेवेल महोदय को लग रहा है मुस्लिम लीग वेवेल महोदय का कहीं ओल्ड लव है, तो मुस्लिम लीग को छोड़ने के लिए वेवेल महोदय भी तैयार नहीं है। वो कोई ना कोई रूप में मुस्लिम लीग को पकड़ के रखना चाहते हैं। तो अंत में 5 अक्टूबर तक उन्होंने जिन्ना को भी राजी कर लिया कि आप सरकार में आइए। अब मैं आपको बताऊं कि जबकि जिन्ना को सरकार का इनविटेशन देना अपने आप में इसलिए बुरा था, क्योंकि जिन्ना या लीग ने जब कैबिनेट मिशन योजना का ही कोई स्वीकार नहीं किया, और ये अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनी है, तो फिर उनको कैबिनेट मिशन, फिर उनको सरकार में लेने का क्या मतलब था। लेकिन वेवेल महोदय चाहते थे कि इस तरह उसको सरकार में ले लें, तो बाहर रहेगा तो उत्पात मचाएगा। सरकार में लिए, सरकार में जब लिए तो जिन्ना खुद नहीं आए, लियाकत अली खान को है, चूंकि जिन्ना तो अपने बराबर किसी को नहीं समझते थे, और नेहरू के अंतर्गत वो काम करते उनके लिए गवारा नहीं था। तो लियाकत अली खान को भेजा, और 4 जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट मंत्री थे उनको भेजा, क्योंकि उनका बड़ा मालाफाइड इंटेंशन लेके, उनका उद्देश्य सरकार को चलाना नहीं, सरकार को परेशान करना था। उसमें भी जब 5 मेंबर्स भेजे, तो पहले कांग्रेस के ऑब्वियस, कांग्रेस ने 9 मेंबर्स को शपथ दिला दिए थे, तो कांग्रेस को 3 मंत्री को रिजाइन करवाना पड़ा। तो कांग्रेस ने 2 मुस्लिम मंत्रियों को रिजाइन करवा के 1 मुस्लिम मंत्री को रखा। जिन्ना ने कहना शुरू किया नहीं, कांग्रेस मुस्लिम मंत्री को नॉमिनेट ही नहीं कर सकती, कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है, पहले उस मुस्लिम मंत्री को रिजाइन करवाए तब हम सरकार में जाए। फिर वही बात हो गई जो वेवेल योजना में थी, जो मैंने कल आपको बताया था। अंत में वेवेल ने ही कहा कि जिन्ना साहब, आपने भी क्यों इतनी बात को इतनी बड़ी बना रखा है, बेहतर यही होता कि आप, अच्छा यही रहेगा कि आप भी एक हिंदू मंत्री को शपथ दिलवा दीजिए। आप हिंदू मंत्री को शपथ दिलवा देंगे, हिसाब बराबर। तो वही तय हुआ। अब उनने जोगेनाथ मंडल, एक ऐसी कैंडिडेट थे दलित वर्ग के, उनको उन्होंने शपथ दिलवा दी, तो 5 मंत्री इस तरह से बने। अब जो अंतरिम सरकार बनी, वो अंतरिम सरकार ने इतनी परेशानी पैदा शुरू कर दी। लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर का पद मिला, एक भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते ही नहीं थे, सारे प्रस्ताव को नकार देते थे। अब देखिए, इतना उन्होंने सरकार में अरंगा लगाया कि अंत में इस अंतिम सरकार में आपको जो कहा गया है, उधर 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का भी गठन हो चुका था। लेकिन अब इतनी सरकार में अरंगा लगाया मुस्लिम लीग ने कि वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस के, अगर आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अपवाद में रखिए, तो वल्लभ भाई पटेल पहले सीरियस कांग्रेस नेता थे
उन्होंने विभाजन की संभावना को पहले स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि अब अगर भारत विभाजन को स्वीकार नहीं करता वो कई खंडों में टूटकर बट जाए, कई खंडों में टूट। तो अब वो विभाजन की संभावना को उत्तर तलाशने लगे। उसी समय 20 फरवरी 1947 को एटली की सरकार की घोषणा आई और एटली की सरकार ने कहा कि देखिए हर स्थिति में भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाए, चाहे एक सरकार को सत्ता देकर एक से अधिक सरकार। अब यहां पर देखो कितनी बड़ी गलती कर डाली। एक तो उसको टाइम पीरियड नहीं देना चाहिए था, टाइम पीरियड देने से मुस्लिम लीग को एक टारगेट मिल गया, नंबर 1। और नंबर 2 उसने ये भी हिंट कर दिया कि एक से अधिक सरकार को भी सत्ता मिल सकती है, तो इस कारण से मुस्लिम लीग और भी बोल्ड हो गया। और दूसरा उसने एक नए वायसराय की नियुक्ति की घोषणा की, वही था लॉर्ड माउंटबेटन। अब जब ये घोषणा एटली की आई तो थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू थोड़ा भावुक हुए और उसने लियाकत अली खान को कहा कि भाई देखो अब ब्रिटिश जा रहे हैं, हम लोग को मिलजुल कर कोई फैसला करना चाहिए। मुस्लिम लीग के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। मुस्लिम लीग को लग रहा था कि अरे ब्रिटिश निर्णय लेने वाला है, अभी भी 2 मुस्लिम बहुल प्रांत हमारे कब्जे में नहीं है, एक प्रांत पंजाब और दूसरा प्रांत, एक प्रांत उसने देखा कि भाई पंजाब प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार है। तब तक सिकंदर हयात खान मर चुका था, उसका बेटा खिजर हयात खान था प्रधानमंत्री, और वही छोटू राम का सपोर्ट था। सिख नेता मास्टर तारा सिंह के सपोर्ट पर सरकार टिकी हुई थी। तो उसने ये सोचा कि भाई मतलब पंजाब अभी भी हमारे कब्जे में नहीं है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस की सरकार डॉक्टर खान साहब की थी। उसने क्या किया कि सबसे महत्वपूर्ण प्रांत तो पाकिस्तान में देखिए सबसे बड़ा प्रांत पंजाब ही है। तो मार्च 1947 में जिन्ना ने वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय आरंभ किया तो अगर सिकंदर हयात खान रहता तो मैनेज कर लेता, लेकिन खिजर हयात खान था उतना पारंगत नहीं था, उस सरकार को संभाल नहीं पाया, उसकी सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो इस पर मास्टर तारा सिंह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मास्टर तारा सिंह जो सिख नेता थे तो उसका बहुत बड़ा समर्थन था सरकार को। तो उन केवल ये यूनियनिस्ट पार्टी ने लूज नहीं किया, अकाली दल ने भी लूज कर दिया। इस पर मास्टर तारा सिंह हथियार बंद होके सिखों का एक बड़ा जुलूस निकाला, और सिखों का जुलूस निकालते हुए पंजाब असेंबली के सामने तलवार नचाते हुए घोषणा कर दी कि पंजाब में राज करेगा खालसा। जिसमें पंजाब में राज करेगा खालसा का नारा दिया, वहां पर सिखों में और मुसलमानों में दंगे। अब पंजाब का दंगा ने भयानक रूप धारण कर लिया, बहुत सारे पाकिस्तानी माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे ये भी हुआ, और बड़ा बुरी स्थिति वहां पंजाब में हो गई, तो जिसका अनुमान नहीं किया जा रहा था। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग आगे बढ़ी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान साहब की सरकार भी गिरा दी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान की सरकार भी गिर गई। इस तरह से आप देखते हैं कि अब स्थिति फिर भयानक हो गई। अब कैसे इस चीजों को संभाला जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी 24 मार्च को यहां लैंड किया माउंटबेटन, और माउंटबेटन जब देखा कि भाई स्थिति अब भयानक हो चुकी है, अब संभालना मुश्किल है, और वो वैसे भी मैं कहूं कि माउंटबेटन को सरकार ने डबल एजेंडा देकर भेजा था। एक कहा था कि माउंटबेटन को का जो ओपन एजेंडा था, वो ओपन एजेंडा यह था कि आप कोशिश करना कि कैबिनेट मिशन योजना को लागू करवाना है, और हिडन एजेंडा था कि भारत से आप पैकअप होकर जल्दी चले आओ, लेकिन दुनिया को यह न लगे कि तुम भाग कर आ रहे। तो ये था स्टूडेंट। अब तो टाइम खिंच गया, तो थोड़ा सा बच गया है लास्ट में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बातों सब बची है, तो हम इसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। तो हम मंडे को पहले इसको फिनिश करके तब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में मंडे को घुस जाएंगे, इसको फिनिश करते हुए। आज बच्चों में यही रुक जाता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए अंतिम सीन के लिए जो मैं मंडे को बताऊंगा, और आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, हमारी तरफ से पूरी शुभकामना है। तो मैं आज यहीं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑन मंडे।